नमस्ते दोस्तों, मैं हरदीप सिंह अपने इस परिवार एग्ज़ाम सागर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पहली क्लास में हम कला वर्ग के भूगोल और भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत की सामान्य जानकारी, उसकी भौगोलिक परिस्थिति का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले कुछ लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं कि नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं हमें, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं हमें, हम दिशा को बदलेंगे, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसी सोच को लेकर के हम आगे बढ़ते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस एग्जाम सागर चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के लेकर के। भारतीय भूगोल क्या है? आज की क्लास में हम भारत के भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भूगोल का अध्ययन करने से पहले हम जाने कि जियोग्राफी का अध्ययन हम करते हैं। जियोग्राफी, ये जियोग्राफी शब्द क्या है और कहाँ से आया है? जियोग्राफी लैटिन भाषा का शब्द, दो शब्दों से मिलकर के बना, जियो प्लस ग्राफी, ग्राफोस बोलते हैं इसको, ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। यानी हमें याद रखना है कि जियोग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्दावलियों में जोड़े जाते हैं। लैटिन भाषा में इनका अर्थ उन्होंने बताया हुआ है कि हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है। इस भूगोल के अंतर्गत अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जैसे आर्थर होम्स कहते हैं, आर्थर होम्स का कहना है कि भूगोल के अंतर्गत हम उस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं जहाँ पर मानव जाति निवास करती है, लेकिन और भी भूगोलवेत्ताओं ने अपने हिसाब से अलग अलग भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। चलिए हम बात करें कि भूगोल शब्द को लेकर कि भूगोल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है और भूगोल का जनक कौन है। तो हम बात करें भूगोल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, भूगोल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया एरिस्टोस्थनीज ने। एरिस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग एरिस्टोस्थनीज ने किया, लेकिन भूगोल को व्यवस्थित क्रम से रखने के लिए उसका व्यवस्थित विवरण जो किया, उनका नाम है हेकेटियस। हेकेटियस ने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था जस पीरियोडस, और इस पीरियोडस के माध्यम से उन्होंने इसका विवरण दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है, तो भूगोल का पिता हेकेटियस को कहा जाता है। और इसमें हम कहें कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो व्यवस्थित भूगोल का पिता एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। अब हम बात करें इसमें कि व्यवस्थित भूगोल का पिता एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है और हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। यहाँ पर एरिस्टोस्थनीज ने जो शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, उन्होंने व्यवस्थित क्रम से इसको नहीं समझाया था, जबकि हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में इसको समझाया है। इसलिए हम हेकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। अब हम बात करें, कई नाम का आते हैं, जैसे मानचित्र का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया, सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया, सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया। ये बात कई परीक्षाओं वनडे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो जैसे मानचित्र की बात करें कि विश्व का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया, तो विश्व का सबसे पहले मानचित्र जो बनाया था, जिनका नाम था एनेक्सीमेंडर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार विश्व का मानचित्र बनाया। इसके बाद जो ग्लोब बना, जो आज हम ग्लोब देखते हैं, एक गोल की नुमा जिसमें हम अध्ययन करते हैं, ग्लोब का जो सबसे पहले निर्माण किया था, जिनका नाम था मार्टिन बेहम ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्लोब बनाया और उसमें दुनिया को एकीकृत करके समझाने का प्रयास किया कि वास्तविकता हमारे जो पृथ्वी है वो गोल है। इसके बाद हम बात करें कि भारत का मानचित्र किसने बनाया, तो भारत के मानचित्र के अंतर्गत
भारत के मानचित्र से जुड़ा जो व्यक्ति है उसका नाम एन बिले मिलता है कि एन बिले ने भारत का मानचित्र बनाया हुआ है। चलिए, ये हमारी बेसिक इसकी संक्षिप्त जानकारी थी कि इस प्रकार से ये बना हुआ है। अब हम आगे चर्चाएं आपसे करने जा रहे हैं इस भूगोल के अंतर्गत, जिसमें हमें भारत के भूगोल के अंतर्गत, भारत के भूगोल से आगे बढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के कई थ्योरी प्रचलित हैं वर्तमान में। कई पुस्तकों में कई भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग थ्योरीज दिया है इसके लेकर के कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो हम यहाँ बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के आज जो सर्वमान्य प्रचलित मत है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी लेमेंथियर ने दिया है। जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। इस विस्फोटक सिद्धांत का मतलब ये था कि शुरुआत में, आदिकाल में, प्रारंभिक काल में कुछ नहीं था। एक संपूर्ण जो विश्व है एक सर्कल की नुमा, एक गोले के रूप में था, और इस गोले में एक संलयन की प्रक्रिया के कारण इसमें इतना सघनतम संलयन होता गया कि एक दिन अचानक से इसमें विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट संपूर्ण ब्रह्मांड में, उस गोले का संपूर्ण ब्रह्मांड में कचरा फैल गया, जिसे हम आज ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड आदि नामों से जानते हैं। स्पेस में इसका जो कचरा फैला वो यही था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के आज जो हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है वो बिग बैंग थ्योरी ही है। बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत जॉर्ज लेमेंथियर ने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। 100 अरब मंदाकिनी है। मंदाकिनी गैलेक्सी बोलते हैं इसको, गैलेक्सी। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। 100 अरब मंदाकिनी है, और एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। उन तारों के समूह के अंतर्गत उन्होंने कहा, उसमें से हम सौरमंडल को देखते हैं कि हमारा सूर्य किस मंदाकिनी के अंतर्गत आता है। तो हमें अब बात कर लें कि आखिर गैलेक्सी क्या है, ये मंदाकिनी क्या होती है। मंदाकिनी मंदाकिनी कैसे, मैंने अभी बताया आपको कि बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत जो उस पिंड में, उस विशाल खगोलीय पिंड में विस्फोट हुआ, उससे बहुत से पिंडों का निर्माण हुआ। उन्हीं में कुछ पिंडों का समूह है जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं। और समस्त ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है, और एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। अब हम बात करें कि व्हाट इज अ गैलेक्सी, यानी मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी कहते हैं कि एक ऐसा समूह है जो धुएं, धूल कण आदि से बना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जो दूर से देखने पर धुंधला प्रतीत होता हो, और जहां पर तारे बनने की प्रोसेस चलती हो, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। अब हम बात करें कि एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं, और 100 अरब तारे में, यानी 100 अरब तारे के अंतर्गत देखेंगे तो जैसे एक ही तारा मैंने पकड़ लिया सूर्य, तो सूर्य शब्द से बना सौरमंडल, यानी सूर्य का परिक्रमण करने वाले जो भी खगोलीय पिंड हैं उनको हम सौरमंडल के अंतर्गत रखते हैं। सौरमंडल का जो विस्तार हुआ वो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ, और जो ब्रह्मांड जॉर्ज लेमेंथियर की जो थ्योरी थी वो 3.7 अरब वर्ष पहले की बात थी। अब हम बात करना चाहें कि इस गैलेक्सी के अंतर्गत सूर्य, आखिर हमारा सूर्य किस गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, और उसका नाम, जैसे हम बात करें कि ब्रह्मांड में कई इस प्रकार से गैलेक्सियां बनाई गई हैं। इस प्रकार से गैलेक्सियों को दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियों को दिखाया गया है और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। मान लीजिए मैंने माना कि इसमें 100 अरब तारे हैं और इसमें एक तारे को मैंने पकड़ लिया सूर्य, तो सूर्य जो है वो किस गैलेक्सी का पार्ट होगा, ये वाला। हम बात करें कि इस गैलेक्सी का नाम क्या होगा, तो इसको हम नाम देते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, या फिर हम इसको कह सकते हैं आकाश गंगा, मिल्की वे। इंग्लिश में कहें आकाश गंगा, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मिल्की वे। सूर्य और सूर्य के अंतर्गत आने वाले सभी पिंड जो इसका चक्रण कर रहे हैं वो सभी किस गैलेक्सी यानी किस मंदाकिनी का भाग होगा, वो भाग होगा आकाशगंगा या मिल्की वे का। अब हम यहाँ ये बात करना चाहते हैं कि आकाशगंगा के पास वाली यानी हमारी जो सबसे नज़दीक मंदाकिनी होगी उसका नाम क्या होगा बेटा, तो इसका नाम होगा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं देवयानी। तो अब हम बात करें कि सूर्य, तो सूर्य भी गैलेक्सी में एक चक्रण कर रहा है और उस चक्रण के अंतर्गत जब इसका समग्र चक्रण हो जाता है तो उसे हम नाम देते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ये सभी चलायमान रहता है। अब हम बात करें सूर्य को लेकर के यानी अपनी सौरमंडल को चर्चा में लाने वाले हैं, सौरमंडल का अध्ययन करने वाले हैं, तो अगली हेडिंग हमारी बनेगी सूर्य। सूर्य को लेकर के प्रारंभ में कई अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। जैसे हम बात करें कि किसी ने कहा कि सूर्य चक्रण करता है पृथ्वी का, किसी ने कहा नहीं सूर्य केंद्र में है जबकि अन्य सभी पिंड उसका चक्रण करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एक भूगोलवेत्ता का नाम आता है टॉलमी। बच्चों याद रखना ये टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा था भारत का भूगोल। यही वो भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखा भारत का भूगोल और इस पुस्तक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्रण करता है। इनका मीन्स ये था कि जियो सेंट्रो थ्योरी इन्होंने दिया, यानी पृथ्वी केंद्रित इनका थ्योरी था। पृथ्वी केंद्रित मीन्स ये था, इनका मानना ये था कि जो सूर्य है यानी केंद्र में पृथ्वी है और बाकी सभी पिंड उसका चक्रण कर रहे हैं। लेकिन इनकी बात को तब नकारा गया जब पोलैंड के निवासी कोपरनिक्स ने एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कोपरनिक्स ने कि नहीं केंद्र में सूर्य है यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत कोपरनिक्स ने दिया, सूर्य केंद्र सिद्धांत। और इस सूर्य केंद्र सिद्धांत के अंतर्गत इस सूर्य केंद्र सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आगे जाकर के केपलर महोदय या हम कहें कि केपलर ने ग्रहों के नियम दिए, यानी ग्रहों की गति के नियम दिए। तब से ये बात स्पष्ट हो गई कि टॉलमी ने जो कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है बाकी सभी पिंड उसका चक्रण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बातें झूठी साबित हो जाती है और फिर ये बात कोपरनिक्स की सही हो जाती है कि केंद्र में सूर्य है और बाकी सभी जो पिंड है उसका अध्ययन कर रहे हैं केपलर से और इसको पुष्टि मिलती है। इसलिए वर्तमान स्वरूप हमारे जो भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में हम इन्हीं को केंद्रित रखते हुए इसका आंसर देते हैं कि क्या केंद्र में सूर्य केंद्र में बाकी सभी जो भी खगोलीय पिंड हैं इसका चक्रण कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम, आखिर सौरमंडल क्या है और इसका कैसे इसका निर्माण हुआ, मैं बात करना चाहते हैं आपसे। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल यानी सौर्य परिवार है ये सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सभी बच्चे ध्यान दें कि सोलर सिस्टम के अंतर्गत जैसे मैंने यहाँ पर सूर्य को बनाया, सूर्य तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि इस सूर्य में जो एनर्जी आई है किस प्रकार से गैलेक्सी में इसका निर्माण हुआ। तो गैलेक्सी की डेफिनेशन हमने अभी जाना कि गैलेक्सी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर धुंधला प्रतीत दिखाई देता हो, जहाँ पर तारे बनने की प्रोसेस चलती हो, जहाँ तारा निर्मित होता हो, उसको हम गैलेक्सी नाम देते हैं। और उसी गैलेक्सी में हमने
सूर्य का अध्ययन करना है, यानी हमें सौरमंडल का अध्ययन करना है, सौरमंडल का हमें अध्ययन करना है। देखिएगा बच्चे कि आखिर सूर्य में जो एनर्जी है, ऊर्जा का सोर्स क्या है, सूर्य में ऊर्जा का सोर्स क्या है, तो हम बात करें ऊर्जा में सूर्य में नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होना, नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होना। और ये नाभिकीय संलयन किन किन के बीच में होता है, तो बच्चों को याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संलयन से सूर्य में ऊर्जा का सोर्स होता है और संपूर्ण सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का जो केंद्र है, जो सोर्स है, वो सूर्य ही है। और इस प्रकार से सूर्य एक तारे के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तारे की डेफिनेशन में कहा जाता है कि एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी स्वयं की ऊर्जा हो, जो अपने नियमों के अकॉर्डिंग गैलेक्सी का चक्रण करता रहे और उसके अंतर्गत भी कई खगोलीय पिंड उसका चक्रण करते रहे, उसे हम तारे की संज्ञा देते हैं। थोड़ी हम बात करें कि तारे का आकार को लेकर के, तारे का ताप को लेकर के, याद रखना तारे का ताप और तारे का आकार। तारे का जो जीवन काल निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, तारे का जीवन काल उसके ताप पर निर्भर कर तारे का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर करता है और तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। चलिए अब हम बात करें इसके अंतर्गत, तो सूर्य के अंतर्गत हमने देखा कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है और हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से जो ऊर्जा का सोर्स बना सूर्य, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी पिंड हैं, उसके अंतर्गत जो भी पिंड आने वाले हैं, उन सभी को हम उस सौर परिवार का हिस्सा मानते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। अब हम बात करना चाहें कि सबसे पहले सूर्य, आखिर इस सूर्य का जो पार्ट है क्या सभी दिखाई देता है? नहीं, सूर्य का जो प्रकाश मंडल पार्ट्स होता है, इसको हम बोलते हैं, सूर्य का जो प्रकाश मंडल पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, आंतरिक वाला पार्ट जो होता है, इसे हम बोलते हैं फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल। और इसके नज़दीक के पार्ट में प्रकाश नहीं होता है। इसका कारण ये है कि प्रकाश जो यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि सूर्य अपने वातावरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये प्रकाशमान नहीं होता है। कभी कभी ये हो जाता है कि हम कहें कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो पार्ट सूर्य का दिखाई देता है, उसे नाम देते हैं कोरोना मीन्स होता है मुकुट। कोरोना मीन्स मुकुट होता है। और ये पैंडेमिक की हम बात नहीं करेंगे आपसे कि कोरोना सर एक बीमारी, हाँ बीमारी भी है, ये तो वर्तमान रूप हमने देखा। कोरोना से हर एक बच्चा अवगत है कि कोरोना क्या है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि कोरोना हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम सूर्य का केंद्र कह रहे हैं। आगे हम बात करें कि सूर्य में आखिर ऊर्जा का सोर्स क्या है। कई वन एग्जाम परीक्षा में यही पूछते हैं कि आखिर सूर्य में ऐसा क्या है जो सूर्य ऊर्जा देता है। तो बच्चों को याद होना चाहिए कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है, जिनकी वजह से, जिसके कारण हम ये बात कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा देता रहता है। और उन्होंने कहा कि भविष्य में, चलो देखिएगा कि इसमें हमने देखा कि इसका जो सौर परिवार है, कैसे इसका अध्ययन करता है, कैसे विभिन्न परीक्षाओं में इसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से सूर्य की संरचना को लेकर के परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करें कि कब तक ही ऊर्जा हमें देते रहेगा। 5 बिलियन के संदर्भ में इसमें आता है, इतना देता रहेगा ऊर्जा। अब हम बात करें, देखिएगा सूर्य की जो सौरमंडल है, उसमें किन किन खगोलीय पिंडों को रखा है। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कि सबसे पहला ग्रह होता है, इसके बाद ये होता है बुध, इसका नाम होता है बुध। ये बुध सबसे नज़दीक सूर्य के है, इतना नज़दीक है कि कहें कि सभी ग्रहों से सबसे नज़दीक यही ग्रह होता है बुध। इसकी कुछ खास बातें ये होती हैं। खास बातों में ये है कि सूर्य की नज़दीकता के कारण, सूर्य के इतनी नज़दीक है ये कि इसके कोई भी मून नहीं है, अर्थात इसके कोई उपग्रह नहीं है। क्योंकि यदि इसका कोई उपग्रह होता
और इस प्रकार से वो भी इसका चक्रण करता तो सूर्य के द्वारा वो खींच लिया जाता और ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपना अस्तित्व बनाए रखे है। ये बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह यही होता है। हम याद रखेंगे कि सबसे नजदीक होता है और एक खास बात यह है कि इस बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं होता है। और जब इस बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तब सूर्य का प्रकाश सीधा आना और सीधा वापस हो जाना टकरा करके, तो हम ये कह सकते हैं कि बुध ग्रह पर सबसे ज़्यादा तापांतर देखा जा सकता है कि रातें बहुत सर्दीली हो, बर्फीली हो और दिन बहुत गर्म होते हैं। ये बुध ग्रह था। दूसरे पर हम बात करें, यहाँ पर हमें अगला ग्रह मिलता है शुक्र। जो दूसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में हम बात करना चाहें, यहाँ पर हमें मिलेगा शुक्र। शुक्र की हम बात करें तो शुक्र, जिसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा, अलग अलग संज्ञाएं देते हैं कि सबसे चमकीला तारा, ऐसे इन्होंने नाम दिया। हम बात करें आखिर इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुक्र के आसपास इसका वायुमंडल है और जब इसका वायुमंडल है तो वायुमंडल का काम होता है कि सूर्य की किरणों को यानी उसको रोकना होता है, रिफ्लेक्ट करके तुरंत वापस ना हो, उसको रोकना होता है। आज पृथ्वी के साथ ये समस्या जुड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापन क्या है? बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। इसी प्रकार हमें कह सकते हैं कि इस पर यानी शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है उसी की वजह से ये हमेशा गर्म रहता है, यानी सबसे गर्म ग्रह इसी को कहा जाता है। और एक बात और है कि ये ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों की अपेक्षा, सभी ग्रहों के विपरीत ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। यानी ये ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। और खास बात यह है कि इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारे दो ग्रह कंप्लीट होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इससे। तीसरा ग्रह हमें मिलता है पृथ्वी। और जब हम बात करें पृथ्वी को लेकर के तो पृथ्वी पर अभी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। पृथ्वी एक नीला ग्रह इसे कहा जाता है, जल की बहुलता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को लेकर के हम बात करें कि आकार की दृष्टि से ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की नजदीकता से देखा जाए तो तीसरे स्थान पर आता है। और यहाँ से इसका अपने आप में वायुमंडल है। वायुमंडल के अलावा इसका एक उपग्रह भी है, एक मून भी है इसका, जिसे हम नाम देते हैं चंद्रमा। एक चंद्रमा उपग्रह यहाँ पर देखने को मिला, चंद्रमा। अब हम बात करें बच्चों से, बच्चों को याद होना चाहिए कि हमने 3 शब्दावलियों का यहाँ पर प्रयोग किया। तारा क्या है, फिर इसकी बात करेंगे ग्रह क्या है और उपग्रह क्या है। एक बार पुनः हम इस बात को रिपीट करना चाहते हैं कि तारा क्या है। तो तारे की डेफिनेशन वो है, हम लिखेंगे कि गैलेक्सी यानी मंदाकिनी का वह भाग जो दूर से देखने में धुंधला प्रतीत दिखाई देता हो, लेकिन वहां से निकलने के बाद उससे एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता हो, उसे हम तारे की संज्ञा देते हैं, जो निश्चित समय अवधि के अंतराल पर अपने गैलेक्सी का परिक्रमण करता रहता है, चक्रण करता रहता है। उसको हमने तारा दिया और उस तारा के अंतर्गत जो भी खगोलीय पिंड उसका चक्रण कर रहे हैं, उस तारे का वो मंडल हो गया। जैसे सूर्य एक अपने आप में तारा है और इसके अंतर्गत जो पिंड, खगोलीय पिंड इसका चक्रण कर रहे हैं, वो सभी इसका परिवार होगा। इसे हम नाम देते हैं सौर्य मंडल। अब हम बात करें ग्रह क्या है। ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बस एक निश्चित शर्त के अंतर्गत, जैसे निश्चित समय अवधि के अंतर्गत सूर्य का परिक्रमा करता हो, निश्चित समय अवधि के अंतर्गत सूर्य का परिक्रमा करता हो और किसी दूसरे खगोलीय पिंड के चक्रण को प्रतिच्छेद ना करता हो, काटता नहीं हो, उसे हम ग्रह कहते हैं। अब हम बात करें उपग्रह क्या है, तो उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो खगोलीय पिंड किसी ग्रह का चक्रण करता है और उस ग्रह के साथ साथ और
उस ग्रह के साथ साथ वो अपने तारे का चक्कर करता है और वो तारा सभी परिवार के साथ संपूर्ण गैलेक्सी का चक्कर करता है। उसको हम नाम देते हैं उपग्रह। याद रखना बच्चों, इन दोनों की कोई अपने आप में ऊर्जा नहीं होती है और ये दोनों यदि प्रकाशित होते हैं तो रिफ्लेक्ट से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर के जो हमें प्रतीत होता है, इसी की वजह से ये प्रकाशवान होते हैं। अब हम बात करना चाहें पृथ्वी और चंद्रमा को लेकर के, तो देखिएगा पृथ्वी और चंद्रमा को लेकर के कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जल्दी पहुंचता है या चंद्रमा का प्रकाश सबसे पहले। तो पहला ये क्वेश्चन आया कि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा में स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं होती है, तो फिर उसके पास ऊर्जा आई कहां से? तो बच्चों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा के पास अपने आप में कोई ऊर्जा नहीं है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उसका रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर निवासियों को दिखाई देता है। पृथ्वी पर जो भी जीवधारी रह रहे हैं उन सभी को दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि प्रकाश चंद्रमा का ही है, जबकि वास्तविकता ये है कि चंद्रमा का अपने आप में कोई प्रकाश नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर कब पहुंचता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है? तो इसका सटीक आंसर ये भी होगा बच्चों, ध्यान देना कि नजदीक कौन है। आप देखिए नजदीक कौन है, तो नजदीक चंद्रमा है और कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने के लिए 1 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। उसको सेकंड में हम 26 सेकंड भी कह सकते हैं। 1 मिनट इतना सेकंड लगता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है बेटा, उसका हम कहें कि 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों में 7 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। अब हम बात करें कि इसमें कई घटनाएं याद रखना कि सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है। तो देखिएगा बच्चों कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो उपग्रह है, चंद्रमा एक अपने आप में मून है, उपग्रह है, इसे हम लिख सकते हैं उपग्रह है, तो इसका काम है कि अपने ग्रह का चक्कर करना। और जब ये चक्कर करेगा तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि यही चंद्रमा अपनी कक्षा के दौरान यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। मान लीजिए एक दिन ऐसा भी होगा कि चंद्रमा यहाँ पर आएगा, और जब चंद्रमा यहाँ पर आया तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा और चंद्रमा से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ वो पृथ्वी पर वापस नहीं हुआ। चंद्रमा से जो प्रकाश रिफ्लेक्टिव हो रहा है वो पृथ्वी पर वापस नहीं होगा, और जहां वापस होगा वहां देखने वाला कोई नहीं। तो हम ये कहें कि चंद्रमा को पृथ्वी पर निवासी जीवधारी इसको देखते थे, अब इन्हें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे, तो ये कहा गया कि भाई ये क्या हो गया, ये चंद्र ग्रहण कहलाया। बेटा याद रखना, ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आया कि चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है। तो फिलहाल पौराणिक कथाओं के अनुसार जो उन्होंने कहा उनको भूलिए कि कोई राक्षस हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं। आप इसके हिसाब से देखिए, आप अपने एग्जाम के हिसाब से देखिए कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, और सीधा सा लॉजिक इसमें ये है कि भाई चंद्रमा भी इसमें आ गया, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा, पृथ्वी के निवासियों को चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, और जब पृथ्वी के निवासियों को चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, जब पॉज करना थोड़ा बस। देखिए बच्चों, मैं आपसे चंद्रग्रहण की बात कर रहा, थोड़ा सा मिस यहाँ पर पॉइंट ये हुआ कि जब चंद्रमा बीच में आ गया, जब चंद्रमा बीच में आ गया और यहाँ के निवासियों को चंद्रमा की परछाई की वजह से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा इस घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। इस बात को याद रखना, जो हमसे भी मिस पॉइंट हुआ, मैंने कहा ये चंद्र ग्रहण होता है, नहीं, ये सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, उस घटना को हम सूर्य ग्रहण नाम देते हैं। और याद रखना, ये हमेशा अमावस्या को होता है, कई पुस्तकों में इसके बारे में लिखा हुआ है, अमावस्या को ये होता है। अब हम बात करें कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही चंद्रमा यहाँ पर पहुँचेगा। चक्कर करते करते जब ये चंद्रमा यहाँ पर पहुँचेगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी की वजह से, पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाएगा। और जब चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाएगा, सभी बच्चों को याद है कि चंद्रमा
क्यों चमकता है कि सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकता है। जब प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा तो फिर चमकेगा कैसे? क्योंकि वादक बन गया पृथ्वी, तो पृथ्वी की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया और पृथ्वी के निवासियों को चंद्रमा नहीं दिखा। इस घटना को नाम दिया गया है चंद्र ग्रहण। क्या नाम देते हैं बेटा? चंद्र ग्रहण इसको कहा जाता है। और याद रखना चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। चलिए अब हम बात करें आगे इसको लेकर के, पृथ्वी को लेकर के और आगे के ग्रहों को लेकर के। चलिए तो पृथ्वी के बाद अगला ग्रह जो होता है, पृथ्वी के बाद जो अगला ग्रह होता है इसका नाम है मंगल। जिसका नाम है मंगल, जो हमारा सूर्य की दूरी की दृष्टि से चौथा ग्रह होता है मंगल। पृथ्वी के लिए हमने देखा कि पृथ्वी से हमें उपग्रह मिलना शुरू हो गए थे और पृथ्वी का एक वो उपग्रह हमको मिला जिसका नाम चंद्रमा था। यहाँ से हमें उपग्रह मिलना शुरू हो गए। उपग्रह की डेफिनेशन हमने जानी कि उपग्रह होते क्या हैं और इनका काम क्या है, कैसे समझते हैं। तो यहाँ पृथ्वी से लेकर के हम आगे बढ़े। जब हम मंगल पर पहुँचते हैं, ये मंगल ग्रह है। जैसे ही हम मंगल ग्रह पर पहुँचते हैं तो कहते हैं इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। वो लाल ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं। आगे हम बात करना चाहें कि मंगल के पास भी इसके दो उपग्रह होते हैं। इसका नाम होता है फीबोस और डेमोस। याद रखना बच्चों कि इसके पास दो इसके चंद्रमा होते हैं, यानी इसके दो उपग्रह होते हैं जिसमें फीबोस और डेमोस। बच्चों को याद रखना पड़ेगा कि सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है। तो सबसे छोटा उपग्रह जो होता है वो डीमोस होता है। डीमोस जो उपग्रह है वो किसका है? मंगल का है। और हम बात करना चाहें मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर लौह ऑक्साइड की वजह से इसको आप लाल ग्रह की संज्ञा दे सकते हो। आगे हम बात करें, यहाँ पर कई रेगिस्तान या कई सोर्सेस यहाँ पर मिले हैं। कई मिशनों के माध्यम से ये देखा गया कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन है या जल है या नहीं। इस प्रकार से रिसर्च चलती जा रही है। आगे हम पहुँचते हैं मंगल के बाद जो ग्रह हमको मिलने वाला है वो है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। तो बच्चों को याद रखना चाहिए कि जब ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तो इसका उपग्रह भी बड़ा होगा। और इसका उपग्रह जो है उसका नाम है ज्ञानीमीड। बेटा याद रखना कि बृहस्पति का उपग्रह होता है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अब कि कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होते हैं। तो दो क्वेश्चन इसमें डाउट में रहते हैं। दो ग्रहों के बीच में बच्चे डाउट में रहते हैं। एक शनि का नाम आता है और एक बृहस्पति का नाम आता है कि भाई सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होते हैं। तो याद रखना ये 2019 की बात है। नई रिसर्च में ये बात निकल के आई थी। पहले के एग्जामों में ये पुस्तकों में भी लिखा होता था कि वलय किसके पास मिलते हैं। तो वलय की जो श्रृंखला है वो शनि के पास मिलती है और इसका निर्धारण करना थोड़ी जटिल समस्या हो गई थी। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो ग्रह किसके हैं वो बृहस्पति के। लेकिन वर्ष 2019 में ये बात स्पष्ट हो गई। वर्ष 2019 में ये बात स्पष्ट हो गई कि भाई सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं। तो हम बात करें लगभग 82 के आसपास शनि के उपग्रह होते हैं और 79 के आसपास बृहस्पति के उपग्रह होते हैं। बच्चों को याद रखना चाहिए तत्कालीन एग्जाम को दृष्टिकोण रखते हुए या फिर आगे वाली परीक्षाओं में ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होते हैं? शनि के होते हैं। अब हम आगे बात करें कि बृहस्पति और मंगल। यहाँ पर बेटा याद रखना एक नाम आता है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं बच्चों को याद होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह बेटा याद रखना ऐसे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्रण कर रहे हों, उन पिंडों को, उन
उल्का पिंडों को या फिर हम कहें उन खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह नाम दिया जाता है। अब हम बृहस्पति के बाद पहुंचते हैं शनि पर। शनि पर कहा जाता है कि इसके पास सबसे ज़्यादा वलय होते हैं। शनि के पास सबसे ज़्यादा वलय होते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा वलय और सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद शनि के बाद नाम आता है अरुण। अरुण जिसे हम कहें अरुण। याद रखना बच्चे कि वलयों की संख्या इसके पास भी है। अरुण के पास भी वलयों की संख्या है और लगभग 9 वलय में से 5 वलयों के इसके नाम दिए हुए हैं। 5 वलय के नाम इन्होंने दिए हैं, जिन्होंने नाम दिया अल्फा, गामा, बीटा और डेल्टा, एप्सिलॉन। 5 इसके वलयों के नाम दिए और झुके होने के कारण बेटा इसको याद रखना, इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। वो हर्शेल ने इसका खोज किया, उस दौरान से बात हो सिद्ध हो गई कि भाई इसको लेटा ग्रह क्यों कह रहे। और इसके पास जो वलय है वो 9 में से 5 को उन्होंने नाम भी रख दिए थे, जैसे डेल्टा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, इन्होंने नामकरण किया था। आगे हम बात करें, लास्ट जो हमारा 8वां होता है उसका नाम है वरुण। अरुण के बाद अगला आता है वरुण, जो हमारा लास्ट उपग्रह होता है वरुण। देखिए बच्चे, वरुण इस सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले हमने अध्ययन किया था बुध, फिर हमने अध्ययन किया शुक्र का, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे अंतिम जो ग्रह है वो वरुण होता है। बच्चों याद रखना इस वरुण ग्रह को कि सबसे अंतिम ग्रह यही होता है और इनकी अपने आप में भी कुछ ना कुछ उपग्रह हैं, लेकिन परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। शनि का भी होता है, एक नाम है उसका टाइटिन उपग्रह शनि का होता है, जबकि इसका टिटॉन होता है। याद रखना इन उपग्रहों के नाम को कि भाई कौन किसका उपग्रह है। और फीबोस और डेमोस यहाँ पर हमको मिला हुआ था, फीबोस और डेमोस इस ग्रह के उपग्रह थे। हम फिर से एक बार रिवाइज करना चाहें कि ये जो क्रम लिखा हुआ है सूर्य से जो दूरी के हिसाब से क्रम लिखा, बेटा याद रखना ये किसके हिसाब से क्रम है, दूरी की दृष्टि से। किसके हिसाब से, दूरी की दृष्टि से बेटा ये क्रम है। सबसे पहले पर बुध होता है और इसकी खास बात ये होती है कि सूर्य का इतना नजदीक है कि इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। और दूसरी खास बात इसकी ये है कि इसका वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो सूर्य का प्रकाश सीधा आता है, सीधा वापस हो जाता है। यानी रोकने के लिए वातावरण ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दिन बहुत गर्मीले होते हैं और रातें बहुत बर्फीली होती हैं। इसके बाद बेटा याद रखना हम शुक्र पर पहुंचते हैं। जैसे ही हम शुक्र पर पहुंचते हैं तो शुक्र का अपने आप में वातावरण है, अपने आप का वायुमंडल है। और जब ये वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को वापस जाने में बाधा करता है तो इसका टेम्परेचर हाई होता है। याद रखना बच्चों कि शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा तापांतर है, सबसे ज़्यादा गर्म है। तापांतर तो सबसे ज़्यादा बुध में है, तापांतर यानी ताप का अंतर, दिन में बहुत गर्म होगा, रात में बहुत ठंडा होगा, तो ताप का अंतर बहुत है। बच्चों को याद रखना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे ज्यादा तापांतर है। तो याद होगा हमको कि भाई किस ग्रह पर सबसे ज्यादा तापांतर है, बुध ग्रह पर सबसे ज्यादा तापांतर है। इसके बाद हम बात करें कि सबसे ज्यादा ताप किस पर है, तब हमारा आंसर होगा शुक्र। बच्चों को याद रखना चाहिए कि यही वो शुक्र ग्रह है जो उल्टी परिक्रमा घूमता है, अर्थात सभी ग्रहों की अपेक्षा यह है पूर्व से पश्चिम, यानी इन ग्रहों में हमें शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह मिलेंगे जो वामावर्त घूमते हैं, अर्थात जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसकी विशेषता को मैंने बताया। और एक खास बात और, ये दोनों सूर्य के इतने नजदीक हैं कि इनके अपने आप में कोई उपग्रह नहीं है। फिर हमने पृथ्वी का अध्ययन किया बच्चों। पृथ्वी के अध्ययन में हमने क्या सीखा, अभी पृथ्वी का हम और डिटेल पढ़ने वाले हैं, कैसे महाद्वीपों का विकास हुआ,
किस प्रकार से महासागरों का विकास हुआ, कौन सा थ्योरम यहाँ पर काम करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक संक्षिप्त परिचय जो हम इसका ले रहे थे उसके लिए था ये। देखिए, पृथ्वी का जो हम बात करना चाहें तो पृथ्वी का अपने आप में वातावरण भी है और पृथ्वी का अपने आप में मून भी है, यानी अपना एक उपग्रह है। पृथ्वी का अपने आप में एक उपग्रह भी है। तो हमने अभी आपसे बात की कि पृथ्वी, आज इसका मैंने अध्ययन किया कि पृथ्वी का यानी पृथ्वी से आपको मून मिलना आरंभ हो जाता है, मीन्स उपग्रह मिलना आरंभ हो जाता है। और यहाँ का यानी इसका जो उपग्रह होता है वो चंद्रमा होता है, जो अपने आप में इस प्रकार से एक चक्रण करता रहता है। और चंद्रमा एक उपग्रह यहाँ से मिलना आरंभ हुआ और एक ग्रह है, तो दोनों की डेफिनेशन क्या, इनमें डिफरेंस ही मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, हम ये बात करें कि यही चंद्रमा यदि इन दोनों के बीच में हो जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं। और यही चंद्रमा जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब हम क्या नाम देते हैं। देखिए, एक बार हम इसको पुनः रिपीट करना चाहते हैं कि चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, उस घटना को हम नाम देते हैं सूर्य ग्रहण। और यही चंद्रमा के बीच में यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है उस घटना को हम नाम देते हैं चंद्र ग्रहण। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर हमने मंगल ग्रह को देखा, इसका लाल रंग क्या है, लाल रंग क्यों है, इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। और इसके बाद हमने देखा इसके पास दो उपग्रह हमको मिले, एक का नाम डेमोस होता है और दूसरे का नाम फेबोस होता है, फेबोस और डेमोस। याद रखना, जो डेमोस उपग्रह होता है ये सौरमंडल का, हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह माना गया है। सबसे छोटा उपग्रह यही होता है। इसके बाद हम बृहस्पति पर पहुंचे तो बृहस्पति में हमने देखा कि सबसे बड़ा ग्रह यही होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का और सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब ये बड़ा है तो इसका उपग्रह भी जाहिर सी बात है, तो इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा होता है। याद रखना, इसका नाम आपको मैंने बताया गैनीमीड होता है, यानी बृहस्पति का जो उपग्रह है उसका नाम गैनीमीड होता है। बच्चों याद रखना, मैंने कहा था कि क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, अब ये बात चर्चा में आई थी कि क्षुद्रग्रह क्या है। तो याद रखना बच्चों कि मंगल और बृहस्पति के बीच से जो आकाशीय पिंड, जो खगोलीय पिंड भ्रमण करते हैं उन्हें नाम दिया गया क्षुद्र ग्रह। आगे बच्चों हमने शनि के बारे में आपसे बात की कि सबसे ज्यादा वलय यही है, और ये बात स्पष्ट हो गई है कि सबसे ज्यादा उपग्रह भी शनि के पास है, जहां पर 2 ग्रह हमको ऐसे मिले थे जिनके पास उपग्रह थे ही नहीं। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह हमें मिलता है जिसका नाम टाइटन होता है। इसके बाद हम अरुण के पास पहुंचे तो सबसे ज्यादा वलय शनि के पास है, बात स्पष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि के पास ही वलय, भाई अरुण के पास भी वलय। वलय यानी सर्पिल आकार से, जैसे हमारी बात करें गैलेक्सी का आकार क्या होगा, मंदाकिनी का आकार क्या होगा, तो स्पाइरल इसको बोलते हैं, स्पिरल है, स्पाइरल सर्पिलाकारी होती है। तो हम कहें कि इसके पास भी वलय होते हैं, इनके नामकरण भी उन्होंने किए हुए हैं। अब हम बात करें, इसको लेटा ग्रह कहा गया। वरुण, इसके उपग्रहों में, इन सभी के उपग्रह हैं, सिर्फ 2 उपग्रह ऐसे हैं जिनके पास, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। अब हम बात करें वरुण को लेकर के सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में होगा तो सूर्य का चक्रण भी सबसे ज्यादा अवधि में लगाएगा। और सबसे पहले कौन लगाएगा, सबसे पहले बुध इसका चक्रण लगाता है। बच्चों को इस बात याद होना चाहिए कि ये दूरी से दृष्टिकोण रखा कि भाई सूर्य से दूरी पर कौन, तो याद रखना 1 2 3 4 इस प्रकार से ये रखा हुआ है बेटा। याद रखना अब आकार में कौन होगा, तो मैं इस पर मार्किंग कर रहा हूं बच्चे। याद रखना कि मार्किंग में कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। इस चित्र पर मत जाइए आप लोग कि भाई सर ने तो ऐसा चित्र बनाया भाई ये होना चाहिए, नहीं। याद रखना बच्चों, मैं इस पर नामकरण कर रहा हूं। याद रखना सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बच्चों बृहस्पति होता है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि होता है। सबसे बड़ा जो ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण होता है। अब हम बात करें कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बच्चों को 1 लाइनर में फैक्ट रटाया गया होगा
कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है, पृथ्वी होता है, और छठा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बच्चों याद रखना शुक्र होता है, और सातवां सबसे बड़ा ग्रह जो होता है, सातवें क्रम पर जो होता है वो मंगल होता है, और आठवें पर हम बात करें तो बुध होता है। बच्चों इस बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, जब सबसे बड़ा बृहस्पति है तो सबसे छोटा बुध है, जब दूसरा ही सेकंड लार्जेस्ट आपका सैटर्न हो सकता है तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन हो सकता है आपका, याद होना चाहिए, जिसमें मंगल को हम कहेंगे मंगल। दूसरा सबसे छोटा उपग्रह मंगल है तो दूसरा सबसे बड़ा शनि होता है। बच्चों को एक क्रम याद होना चाहिए। अब एक बात और करना चाहूं बेटा कि यहाँ पर बात ये आती है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का होता है, तो ये बात बच्चों को हम बता दें कि सूर्य से जो नजदीक ग्रह हैं इनमें केवल बुध को छोड़ करके बाकी इन सभी का घनत्व जो है वो ज्यादा है, ठोस मैटर से बना हुआ है बृहस्पति तक। बृहस्पति के बाद जो ग्रह हैं इनका जो घनत्व यानी गैसों से निर्मित है ये सभी ग्रह, इनका घनत्व कम होता है। बच्चों याद रखना सबसे कम घनत्व इसमें वर्मों का रहेगा, और सबसे ज्यादा घनत्व यानी हम बात करें घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, शुक्र को होगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फिलहाल आज के विषय हमारा भारत का भूगोल था, लेकिन हमें समझना था पृथ्वी को लेकर के, तो अब हम पहुंचते हैं उसी श्रृंखला पर पहुंचते हैं और हम भारत की भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं। पॉज करो। देखिए बच्चों आज की क्लास में बेसिक हमें भारत का भूगोल पढ़ना था। भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले बच्चों को ये बताना अनिवार्य था कि भाई पृथ्वी आकार क्या है, कैसे ब्रह्मांड बना, तो मैंने इस बात को आपको भी समझाया है। अब हम भारत का भूगोल पढ़ें, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत के भूगोल में आखिर हमें अध्ययन पृथ्वी का करना है, और कई वन लाइनर पॉइंट आपने पढ़े होंगे कि भारत किसका हिस्सा है, तो परीक्षा में क्वेश्चन आता और हम कहते कि भारत गोंडवाना का हिस्सा है। आखिर ये गोंडवाना लैंड क्या है और ओंगारा लैंड क्या है, इस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। बच्चों याद रखना इसमें हम एक सिद्धांत आता है, बच्चों याद रखना उस सिद्धांत का नाम है, वैसे कई सिद्धांत महाद्वीपों की उत्पत्ति को लेकर के हैं बेटा। महाद्वीपों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ प्लेनेट कॉन्टिनेंट, तो हमें बात करें उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें कौन सी थ्योरम चलती है। बच्चों को याद होना चाहिए कि थ्योरम तो बहुत सी मिलेंगी आपको पढ़ने को, लेकिन आज जो मानी जाती है वो मानी जाती है प्लेट टेक्टोनिज्म जो है यानी प्लेट विवर्तनिकी ये सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिज्म थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया हैरी हेंस ने। बच्चों याद रखना ये सिद्धांत किसने दिया बेटा, हैरी हेंस ने इस सिद्धांत को दिया हुआ है। अब हमें बात करना चाहें कि इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा हुआ है। आज मैंने इस अर्थ को बनाया, मैंने पृथ्वी को ये बनाया हुआ है, पृथ्वी है ये बच्चों। अब याद रखना आज हम एक पॉइंट पढ़ते हैं कि 71% पर जल है, 71% पर जल है तो 29% पर थल होगा, ये तो सभी जानते हैं बच्चों, 29% पर थल है। शुरुआत में क्या हुआ, हैरी हेंस क्या बताना चाहते हैं इसमें कि इन्होंने ये कहा कि संपूर्ण आदिकाल में प्रारंभ में 7000 करोड़ ईसा पूर्व में ये बात कहना चाहते हैं कि कैसे था पृथ्वी। उन्होंने ये बताया कि भाई जो 71% जल था वो चारों तरफ था, और जो केंद्र में था यानी 29% स्थल जो एरिया था बेटा वो केंद्र में था, और 71% एरिया जो था यानी जल चारों ओर था। उन्होंने इस जल को नाम दिया था
और इस स्थल को नाम दिया था। बेटा याद रखना, इस जल को नाम उन्होंने दिया था पेंथालासा। इसको हम बोलते हैं पेंथालासा। ये वही पेंथालासा एरिया है जो संपूर्ण का हमारी पृथ्वी का बाहरी पार्ट था, जो जल आवरण था पूरा 71%। और बेटा इसको हम नाम देते हैं पेंजिया। इसको नाम देते हैं पेंजिया, कहा गया इसको पेंजिया। यही वो पेंजिया है जिसमें ये टेक्टोनिज्म काम किया, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत काम किया और विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण हो गया। तो हम बात करें कि फिर से ये शब्द कहाँ से आए कि ओंगारालैंड क्या है, ओंगारालैंड क्या है और गोंडवानालैंड क्या है, गोंडवानालैंड। तो बेटा याद रखना, ये जो पेंजिया है तो हरिहंस ने बताने का प्रयास किया था कि भाई उथल पुथल जो आंतरिक भूगर्भिक संरचनाएं, आगे जाकर के हम क्लास में इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि कैसे अलग अलग विक्षेपित आज भी होती जा रही हैं। बच्चों को सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि प्लेट टेक्टोनिज्म से जब दो प्लेटें आपस में टकराई या इनमें विच्छेद हुआ, सबसे पहले विच्छेद हुआ और वो विच्छेद कुछ इस प्रकार से हुआ कि पेंजिया दो भागों में बट गया। जब पेंजिया दो भागों में बट गया तो सबसे उत्तर की तरफ जो भाग था बेटा उसको नाम दिया ओंगारालैंड, यानी ये जो पार्ट है इसे हम कह सकते हैं ओंगारालैंड। बच्चों याद रखना कि पेंजिया का जो उत्तरी भाग है, पेंजिया का जो उत्तरी भाग होता है उसको नाम दिया जाता है ओंगारालैंड, और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है उसको नाम दिया जाता है गोंडवानालैंड, उसको नाम दिया जाता है गोंडवानालैंड। और अब ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भाई ये जलराशि क्या होगी, ये जलराशि क्या है जो बीचों बीच से, ये जलराशि क्या है जो बीचों बीच से निकल रही, जो पेंजिया को दो भागों में विभाजित कर दिया। बेटा याद रखना, ये जो जलराशि है इसे नाम दिया जाता है टिथिस सागर, इसे नाम दिया जाता है टिथिस सागर। लेकिन वर्तमान स्वरूप ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टेक्टोनिज्म की प्रक्रिया बढ़ती रही और आज यहाँ जो टिथिस सागर हुआ करता था बेटा, आज यहाँ पर क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ये कई वनडे एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि टिथिस सागर कहाँ है, उन्होंने कई विकल्प उन्होंने बनाए हों, या फिर कहें कि आज जो हिमालय है वहाँ पहले क्या हुआ करता था। बच्चों को याद होना चाहिए कि आज जहाँ हिमालय है, हिमालय की अवस्थिति है, वहाँ पर पहले एक टिथिस नामक सागर हुआ करता था। अब बच्चों का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भारत किसका भाग है, तो बच्चों को पता है कि यहाँ पर हिमालय है, इस पार्ट में हिमालय, और बच्चों को यह भी पता है कि हिमालय भारत के उत्तर में मीन से हुआ कि भारत इधर कहीं है। और जब भारत इस टिथिस के दक्षिण में ही है, यानी हिमालय के दक्षिण में ही है, तो इस पार्ट को बेटा हमने नाम दिया है गोंडवानालैंड। तो भारत किसका हिस्सा होगा ये आप जानते होंगे। कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आया कि भारत किसका भाग है, तो अब हमारा आंसर होगा कि भारत गोंडवानालैंड का ही हिस्सा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ इस बात को बच्चे नोट करते जाना, नोट डायरी को रखते हुए, और जो ऑथेंटिक राइटर्स हैं उनको पढ़िए और उनसे जो क्वेश्चन निकले आप मुझसे पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन है, मैं आपकी हर एक दुविधा, हर एक डाउट का निवारण करूंगा, हर एक डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। फिलहाल अभी हमारी क्लासें लाइव नहीं चल रही हैं, अभी हमारी क्लासें इसी प्रकार आपको सेव वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपने जो भी डाउट हैं उनको पूछिएगा, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। आगे हम बात करना चाहते हैं कि हमारा अर्थ है, इस हमारे अर्थ में भारत की पोजीशन क्या है, भारत कहाँ है। तो बेटा इसको पढ़ने से पहले कि भारत की स्थिति क्या है, हम इस अर्थ के बारे में जान लें कि इस अर्थ में यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी में हमें क्या देखना है। तो देखिएगा बच्चों कि इस पृथ्वी को हमने कई प्रकार से बांटा हुआ है। इस प्रकार से हमने कहा कि भाई ये पूर्व है, यानी ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, पूर्व और पश्चिम। तो वो काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर बेटा जो रेखाएं खींची जाती हैं, समानांतर पर जो रेखाएं खींची जाती हैं बेटा, याद रखना
इन रेखाओं को नाम देते हैं अक्षांश रेखाएं, बोलते हैं इसको अक्षांश रेखाएं। और इसी प्रकार से समानांतर पर ये रेखाएं खींची गई हैं, समानांतर पर ये रेखाएं खींची गई हैं। और इसको हमने डिग्रियों में बांटा हुआ है, तो 0 डिग्री पर ये होती है, इसे हम कहते हैं विषुवतीय रेखा, यानी इक्वेटर इंग्लिश में इसको बोला जाता है। यही वो रेखा है जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। बच्चों को याद होगा ये गोला था पूरा, इसका आधा कर दिया तो उत्तर की दिशा का बेटा ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये बेटा ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो बेटा ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारत कहाँ स्थित है, ये बात हम आगे स्पष्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों कि ये 0 डिग्री से हम आगे को बढ़ें तो जितने भी अक्षांश हमको मिलेंगे, जितने भी अक्षांश हमको मिलेंगे वो सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे, और विषुवतीय रेखा के दक्षिण में जो भी अक्षांश होंगे वो कैसे अक्षांश होंगे, दक्षिणी अक्षांश होंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने कहा समझ में भी आ रहा है आप लोगों को। अच्छे आगे हम यहाँ पर बढ़े, यहाँ पर इस लाइन का नाम बेटा दिया गया है 23.5 डिग्री पर जो होती है बेटा, 23.5 डिग्री पर जो लाइन है उसको नाम देते हैं कर्क रेखा, इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है इसको नाम दिया गया है मकर रेखा। बच्चों याद रखना यही वो रेखा है जो कर्क रेखा है, और यही वो रेखा जो मकर रेखा है जिसके बाहर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। मीन से होगा कि सूर्य का प्रकाश इन्हीं के बीच में रहता है। अब हम भारतीय भूगोल को पढ़ रहे हैं तो हमें पहला पॉइंट ये समझना चाहिए कि भारत किस गोलार्ध में है। बच्चों इस बात को स्पष्ट करें कि भारत से जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो स्वयं में उत्तरी अक्षांश है, और जब उत्तरी अक्षांश है तो ये रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। मीन से होगा कि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है। आगे जाकर के हम इस बात को भी स्पष्ट करेंगे कौन कौन से राज्य हैं। जैसे गुजरात में प्रारंभ करेगी, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ये निकलती है। तो याद रखना कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बच्चों एक आगे और थोड़ी सी चर्चा और करूंगा 1-2 मिनट के लिए, फिर आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा। यहाँ पर मैंने इस बात को आपसे कहा कि सूर्य का प्रकाश कर्क और मकर के बीच में रहता है, सूर्य का प्रकाश कर्क और मकर के बीच में रहता है बेटा। तो ये जोन बन गया, एरिया बन गया। इस जोन को हम नाम देते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध नाम देते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध एक ऐसा कटिबंध, उष्ण कटिबंध एक ऐसा कटिबंध जहां पर सबसे ज्यादा ताप हो, सबसे ज्यादा जैव विविधता हो, सबसे ज्यादा वाष्पन की क्रिया हो, सब कुछ यहीं पर होता है। बच्चों को याद रखना चाहिए यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जिसका सबसे पहली बार यूज कीट वैज्ञानिक ईओ विल्सन ने किया हो। जैव विविधता का हम आगे बात करेंगे एनवायरनमेंट की क्लास में। फिलहाल हम यहाँ इतना जानना चाहेंगे कि सूर्य के प्रकाश कब इस लाइन पर पहुंचता है और कब इस लाइन पर पहुंचता है। तो बच्चों को याद रहना चाहिए, बच्चों को याद रहना चाहिए कि 22 दिसंबर वो तिथि है, 22 दिसंबर वो तिथि है जब सूर्य लंबवत होता है किस रेखा की, मकर रेखा की। 22 दिसंबर वो तिथि है जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। बेटा याद रखना जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होगा तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। बच्चों याद रखना यही तिथि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े दिन के रूप में उभरेगी, और यही तिथि 22 दिसंबर अपोजिट बन जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होगा। बेटा याद रखना अब 3 महीने का ट्रेवल फिर यहाँ से सूर्य करेगा, तो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 21 मार्च लिख दीजिएगा। बेटा 21 मार्च ये है, 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर पहुंचता है, विषुवतीय रेखा पर पहुंचता है। इसका नाम था भूमध्य रेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं, यानी पृथ्वी को 2 भाग में बांट दे, भूमध्य रेखा पर पहुंचता है। 21 मार्च को जब सूर्य इसके लंबवत होता है तो हमें बात करें फिर यहाँ से उत्तर की ओर सूर्य प्रवाह बढ़ने लगता है, यानी सूर्य का प्रकाश उत्तर की ओर जाएगा। तो 3 महीने का ट्रैवल फिर कराएं आप,
तो मार्च से अप्रैल, मई, जून। हम ये बात करें 21 जून बेटा, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होगा, जब 21 जून को सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा कर्क रेखा के, तो बच्चों को याद है कि ये कर्क रेखा जो है वो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। बेटा याद रखना इस बात को कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होगा वो 21 जून होगा, और इसका अपोजिट करें तो 21 जून ही वो दिन है जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो गया। आगे हम बात करें बेटा, 3 महीने के लिए फिर ये ट्रेवल करेगा, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर। 21 सितंबर या 23 सितंबर पुस्तकों में लिखा रहता है, 23 सितंबर याद रखना। यदि 23 ना भी दिया हो फिलहाल तो आप सितंबर का माह याद रखें, सितंबर में वो 1-2 दिन का आसपास रहेगा। सितंबर में फिर से ये सूर्य का प्रकाश जो भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर है, विषुवतीय रेखा है, उसके लंबवत होता है और फिर से यहाँ पर पहुंचता बेटा। वर्ष भर यही सर्किल चलता रहता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि दिन रात की अवधि कहाँ होती है, समान कहाँ होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। आज का क्लास में पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। आने वाली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन, ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।